नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी ग्रुप में। मैं प्रकाश केसरवानी आप लोग को पढ़ा रहा हूँ यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, खास करके मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान से जो कि रिलेटेड हुए आए हुए क्वेश्चन। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं वीडियोज में, कमेंट कर रहे हैं। कमेंट तो आप लोग नहीं कर रहे हैं ज्यादा, जो आप पर्सनल मैसेजेस और जो कॉल पे आपने रिस्पॉन्स दिया है काफी अच्छा था और हम इसी तरह इस चीज को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। कमेंट में भी आप बताएं जिससे कि और लोगों को भी सेम क्वेरी अगर हो तो उनकी भी क्वेरी क्लियर हो सके। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। पर्सनल तो आप पूछ लेते हैं, व्हाट्सअप कर लेते हैं, बट अगर आप कमेंट में वो क्वेरी करेंगे तो और लोगों को भी पता चलेगा। ठीक है, दूसरी बात, आप यहां तक जान गए होंगे कि लेवल क्या है यूपीएसआई का। मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान का जो ये 40 मार्क्स का जो पोर्शन है, इसको आप पीसीएस लेवल से कम मत करिएगा। यूपीएससी लेवल यू भी कह सकते हैं अगर आप, क्योंकि पीसीएस या यूपीएससी लेवल तक के कुछ कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप इसकी तैयारी बिल्कुल ढीली नहीं कर सकते। और आप जान गए होंगे कि हम ये जो पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चंस करा रहे हैं, इसको किस तरीके से करा रहे हैं। एक क्वेश्चन के अंदर आपको 4 से 5, 6 क्वेश्चन जितना ज्यादा हो सकता है देने की कोशिश कर रहे हैं। इवन मेरी कोशिश ये हो रही है कि टॉपिक ही कंप्लीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई क्वेश्चन आपका फंडामेंटल राइट से आता है तो हमारी कोशिश ये होती है कि फंडामेंटल राइट पूरे के पूरे आपको पढ़ा दिए जाए। और अगर वो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है तो हम फंडामेंटल राइट भी बार बार रिपीट करते रहेंगे, जिससे कि आपका रिवीजन होता रहे और आपके दिमाग में वो बार बार सेम बात घुसती रहे और वो आपको रिमाइंड हो जाए, पूरी तरह से याद हो जाए। ठीक है, तो हमारा यही तरीका रहेगा। फिर भी अगर आपको कुछ लगता है हमें कुछ चेंज करना है, और एक खास बात, अगर आप चाहते हैं हम हिंदी भी पढ़ाएं, इसी तरह की एक सीरीज हिंदी के लिए कराएं या रीजनिंग या मैथ के लिए कराएं, तो कमेंट में जरूर बताइए। देखिए, उसके लिए कमेंट करना पड़ेगा। आप पर्सनल 1-2 लोग बोल रहे हैं, बट 1-2 लोग से नहीं, आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग कमेंट करिए, तब हम हिंदी क्लास शुरू करेंगे। जितना ज्यादा आप जितना जल्दी कमेंट करेंगे उतनी जल्दी हिंदी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। देखिए, 3 महीने में पेपर हो जाएगा। अभी डेट तो नहीं है, लेकिन मान के चलिए 3 से 4 महीने में हर हालत में पेपर हो जाएगा। तो तैयारी बिल्कुल फ्लो में ला दीजिए, बिल्कुल फुल स्पीड में ला दीजिए। ये मैंने टॉप गियर में लानी है आपको पढ़ाई। ठीक है, तो चलिए इसी पोस्ट नोट के साथ हम आज का क्लास शुरू करते हैं। 12 दिसंबर 2017 की 2 शिफ्ट के एग्जाम हम देख चुके हैं लास्ट हफ्ते। आज हम देखने जा रहे हैं तीसरी शिफ्ट। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखिए, 41 से लेकर 80 नंबर तक के जो क्वेश्चन आते हैं वो जीएस का क्वेश्चन। 41वां क्वेश्चन है, विभिन्न बाजारों में कीमतों या प्रतिलाभ में अंतर से लाभ लेने को क्या कहा जाता है। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन देखिए, इकोनॉमिक्स क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, पिछले 2017 में यूपीएसआई में बहुत ज्यादा पूछे गए। तो देखिए क्वेश्चन का मतलब क्या समझा देते हैं आपको, हिंदी और इंग्लिश दोनों वालों को। सिंपल सा मतलब ये है, देखिए बाजार में उतार चढ़ाव होता रहता है, बाजार का रेट बढ़ता है, कम होता है, हर कोई भी चीज हो। आज आप आलू लेने जाएंगे, हो सकता है आपको 20 रुपए किलो मिले, कल 25 रुपए या 15 भी मिल सकता है। यानी बाजार में उतार चढ़ाव होता रहता है। तो विभिन्न बाजारों में कीमतों या प्रतिलाभ में अंतर, यानी जो ये अंतर हो रहा है रेट का, तो उसमें अगर आप लाभ ले लेते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, हिंदी में देखिए इसको अंतरपरण कहा जाता है, आर्बिट्रेज। इंग्लिश में इसका होता है आर्बिट्रेज। क्या होता है? आर्बिट्रेज। ठीक है, देखिए ये और ऑप्शन देखिए क्या क्या लिखा है, दो तरफा विक्रय कर रहे हैं, बट इसका कोई मतलब नहीं। एक तरफ क्रय भी हो रहा है, एक तरफ विक्रय हो रहा है, दोनों चीज होती है, तो ये चीज गलत है। परिस्थिति का फायदा उठाना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। देखिए बाजार में अगर आप कोई चीज कम भाव में लेते हैं और उसको कल महंगी हो गई और ज्यादा भाव में बेच दे रहे हैं, तो इसको आप परिस्थिति का फायदा नहीं उठा रहे हैं। भाई ये मार्केट है, आप फायदा नहीं उठा रहे हैं। इवन इसको आप ये जो आप डेफिनेशन पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में, तो इसको ये कहा जाता है कि आप बाजार में संतुलन ला रहे हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल, आपके यहाँ एक बड़ी मंडी है, बड़ी मंडी में चीज सस्ती मिलती पता है। अब आप छोटी मंडी में लाते हैं वो चीज और वो थोड़ी सी महंगी मिलती है। ठीक है, तो आप यहाँ पर फायदा लेते हैं और इस रेट का संतुलन भी आप एक तरह से करें। अब जब आप छोटी मंडी में दूसरी जगह जाएंगे तो वो भी यही रेट देंगे, तो आप एक तरह संतुलन बिठा रहे हैं इस मंडी के रेट का, और संतुलन एक तरह से आप बिठा देते हैं। सबको पता चल जाता है कि भाई यहाँ पर ये रेट चल रहा है 15 चल रहा है, यहाँ पर 20 चल रहा है, और वो संतुलन बन गया। अभी उल्टा सीधा रेट एटलीस्ट तो नहीं भागने वाला है। तो ये आप कोई फायदा नहीं उठा रहे परिस्थिति का, ये मार्केट है। ठीक है, वित्तीय हानि से बचाव हेतु फायदा, ऐसा भी कुछ नहीं है। इसको आर्बिट्रेज कहा जाता है, अंतरपण हिंदी में कहा जाता है। जिनको हिंदी में पता, अंतरपण का तो एग्जैक्ट नहीं समझ में आ रहा है क्या लिखा है। आर्बिट्रेज अगर आप लोग को पता है, आर्बिट्रेज इसको बोलते हैं प्रॉफिट लेना, मार्केट करना। अगर आप शेयर मार्केट करते हैं, शेयर मार्केट भी ये होता है, आप कोई शेयर्स ले लेते हैं, आज मान लीजिए 400 का लिया है, कल उसका रेट 410 हो गया, तो आपने 10 रुपए का मुनाफा लिया और उसको बेच दिया। इसको आपने इसमें कोई गलत नहीं किया। ठीक है, तो इसको अंतरपण बोलते हैं, आर्बिट्रेज बोलते हैं, वो किसी भी कंडीशन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के अध्याय 4 में कौन से अनुच्छेद में निहित है। देखिए राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं, जिसको इंग्लिश में डीपीएसपी भी बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। ठीक है, ये पार्ट 4 में आते हैं, भाग 4 में आपको पता है, ये तो यहाँ पर ही मेंशन कर दिया गया भाग 4 में।
अनुच्छेद बताना है, इसका अनुच्छेद होता है 36 से लेकर 51 तक। ऑप्शन नंबर 1 इसका पूरी तरह सही है, आप 36 से लेकर 51 तक। ठीक, लास्ट क्लास में हमने देखा था कुछ आपके मौलिक कर्तव्य होते हैं, वो आगे चलेंगे तो आप 4A में आता है, पार्ट 4A में, और 51A में आता है क्या आपके मौलिक कर्तव्य। देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करें ना कि फंडामेंटल राइट्स की। फंडामेंटल राइट्स की बात कर ले तो किस पार्ट में आता है, पार्ट 3 में आता है, और उसके कहां से कहां तक होते हैं, 12 से लेकर 35 तक होते हैं हमारे फंडामेंटल राइट। तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, ये सारे के सारे आर्टिकल आप याद रखिएगा, और इस तरह हम रोज रिपीट करते रहेंगे, आपका रिवीजन होता रहेगा। लेकिन अगर आप ये पहली बार देख रहे हैं, आपको ये नहीं पता है, तो आप रफ लेके बैठे, रफ में बस पॉइंट लिखते जाएंगे, मतलब हल्का रफली लिखते जाइए। हम नहीं कह रहे उसकी नोट्स बनानी है आपको, बट उसको रफली लिखते जाइए, क्योंकि जब आप कोई चीज लिखते हैं तो वो ज्यादा समय तक आपके दिमाग में रहता है। ठीक है, अगर आप सुनते हैं तो हो सकता है आपका दिमाग कहीं और हो, जब आप केवल सुनते हैं तो हो सकता है आपका दिमाग कहीं और भी चल रहा हो। इस वजह से पॉइंट वाइज लिखते रहा करिए, जो भी हम बता रहे हैं, डीपीएसपी का पार्ट बता दिया, फंडामेंटल ड्यूटीज का पार्ट बता दिया, फंडामेंटल राइट्स का पार्ट बता दिया, अनुच्छेद बता दिए, सब आप लिख लिया करिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा करे जिसकी वसूली सिर्फ राज्य कर सकता है, सिर्फ राज्य। इसका मतलब ये कहां से आया है, देखिए आपको कई बार हर सेट में आप देख रहे होंगे लगातार क्वेश्चन आ रहा है शेड्यूल 7 से, जहां पर आपका यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट डिस्कस की गई है। तो देखिए सिर्फ और सिर्फ स्टेट किस राज्य से कर वसूल सकता है। ठीक है, तो ये करता है आपका किससे, देखिए सिर्फ राज्य की बात कर रहा है। देखिए सीमा शुल्क की बात की जाएगी तो कौन लेगा, दोनों लोग ले लेते हैं। आयकर की बात की जाएगी तो सेंटर ही लेता है। व्यक्तियों और कंपनियों की संपत्ति के पूंजीगत मूल्य पर कर, ये कर की बात आ गई, फिर से सेंटर लगाएगा। तो जो भूमि राजस्व होता है ना, इस पर वसूली से कौन करता है, स्टेट करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका पूरी तरह सही है, भूमि राजस्व स्टेट के अंतर्गत आता है, राज्य के अंतर्गत आता है। सीमा शुल्क दोनों के अंतर्गत आता है, कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, यानी कि राज्य और स्टेट दोनों का मैटर होता है, राज्य और सेंटर दोनों का होता है। और आयकर प्योरली सेंटर का मुद्दा होता है। व्यक्ति और कंपनियों की संपत्ति और पूंजीगत मूल्य पर कर, ये भी कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। कुछ पोर्शन इसका स्टेट में जाता है, कुछ पोर्शन इसका सेंटर पे जाता है। ठीक है, तो इस शेड्यूल 7 को जो लिस्ट दी गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट, हर सेट में क्वेश्चन आ रहे हैं और ये हमेशा आता है। ये आप ना यूपीएसआई सिर्फ नहीं, कोई भी आप एग्जाम देने जा रहे हो, एसएससी वगैरह, आता ही रहता है, तो इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी हम रिपीट करते रहेंगे, आपको याद हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से कौन है जो सदन के अधिकार और विशेषाधिकार उसकी समितियों और अध्यक्षों के अभिरक्षक होते हैं। बहुत ही ज्यादा सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। सदन का जो अभिरक्षक होता है, सिंपल सा वर्ड करिए, सदन के अभिरक्षक कौन होते हैं। तो देखिए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तो पहले एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सदन से उनका रक्षक अभिरक्षक कुछ भी नहीं होता। ठीक है, अब आते हैं यहाँ 2 क्वेश्चन बच रहे हैं, ऑप्शन अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारी। तो देखिए पीठासीन अधिकारी जो होते हैं, आपने देखा होगा एक चेयर में ऊपर एक अध्यक्ष बैठते हैं और नीचे कई लोग इस तरह बैठे रहते हैं एक टेबल के चारों तरफ, इनको बोलते हैं पीठासीन अधिकारी। लेकिन ये जो अभिरक्षक होते हैं, ये अध्यक्ष ही होता है। ठीक है, जो सभापति, जिसको इसका दूसरा नाम क्या होता है, सभापति होता है। तो अगर हम राज्यसभा की बात की जाए तो आप बताइए, कल क्वेश्चन आया था, राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। और लोकसभा का कौन होता है, तो लोकसभा के स्पीकर होते हैं। इस समय लोकसभा के स्पीकर कौन है, ओम बिरला साहब है। और राज्यसभा के उपराष्ट्रपति यानी कि राज्यसभा के सभापति कौन है, हमारे वेंकैया नायडू है। ये सब आप याद रखिए। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर लोक सूचना अधिकारी, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, ठीक है, लोक सूचना अधिकारी सूचना का अधिकार यानी कि आरटीओ के अधिनियम के तहत विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचना प्रार्थी को सूचना देने में असफल हो जाए तो उसे क्या कहा जाता है। देखिए क्या होता है, अगर आप कोई आरटीआई फाइल करते हैं, आपको पता है अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आरटीआई, जिसको बोलते हैं सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन, आप कोई आरटीआई फाइल करते हैं, आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसका किसका अधिकार होता है अधिकार देने का, मतलब कौन देगा आपको, वो देगा लोक सूचना अधिकारी यानी कि पब्लिक इन्फॉर्मेशन और जो इन्फॉर्मेशन ऑफिसर है ये देता है। मान लीजिए इसको लेट हो गया, 30 दिन के अंदर दे देना चाहिए था, नहीं दिया, ठीक, किसी वजह से टाल रहा है या वहां पर धांधलीबाजी हुई, किसी वजह से भी डाल रहा है, नहीं पता आपको, बट उस टाइम से आपके पास सूचना नहीं आई, तो देखिए इसे बोला जाता है मानित अस्वीकृति। ऑफिशियल मतलब वो अस्वीकार कर रहा है। और ऐसी कंडीशन में आपको बता दें, इनको पर डे, जो प्रॉपर इनकी डेट होती है, उस डेट तक अगर इन्होंने सूचना नहीं भेजी तो इनको पर डे 2500 रुपए जुर्माना देना होता है। कितना, 2500 रुपए पर डे के हिसाब से इन पर पेनाल्टी लगती है। और देखिए आप ये जरूर कहेंगे भाई जो ऑफिसर बैठा है तो खूब घूस कमाता है, 2500 क्या बड़ी बात है। चलिए मान लीजिए इसने 10 दिन में नहीं दिया सूचना और इसको 25,000 देने थे, तो देखिए 25,000 तो इसके लिए बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपको बता दें, कोई भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी हो, जितना भी छोटा हो, अपने सैलरी पर, जब उसके सैलरी पर पेनाल्टी, वो कटाना कभी नहीं चाहेगा, क्योंकि अगर ऐसा हो गया
तो आगे चलकर उसके प्रमोशन पर प्रॉब्लम आ जाती है, उसके प्रमोशन होने में बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो ऐसे आप उससे ले लीजिए 25,000 घूस की तरीके से दे भी देगा, लेकिन वो 25,000 अपनी सैलरी से नहीं कटाएगा एज अ पेनाल्टी। ठीक है, तो वो हर हालत में जब आप आरटीआई फाइल करते हैं तो आपको हर हालत में टाइम से आपके पास सूचना आ जाती है, और अगर नहीं आती तो आप आराम से, और हम तो कहते हैं आप और वेट करिए, 2 महीना वेट कर लीजिए, 3 महीना वेट कर लीजिए, जितना ज्यादा टाइम जाएगा उतना गुणे 2500 इस पर पेनाल्टी लगेगी उस अधिकारी पर, और उस अधिकारी की जॉब खतरे में आ जाती है, इवन उसको पूरा जवाब देना पड़ जाता है, जवाबदेही बन जाती है। तो इसको क्या बोला जाता है? मानित अस्वीकृति हिंदी में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा प्रख्याति अध्यादेशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? देखो, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, ये किस आर्टिकल में आता है? देखिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, याद कर लीजिए 1 2 3 1 2 3 गाने से याद कर लीजिए 1 2 3। ठीक है, 1 2 का 4 नहीं, 1 2 3 123, ये होता है राष्ट्रपति का अध्यादेश। ठीक है, तो राष्ट्रपति का अध्यादेश आता है 1 2 3 में। इस पे क्या क्या है देखिए। नंबर 1, राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश की शक्ति कानून के समतुल्य है। बिल्कुल सही बात है, जब राष्ट्रपति अध्यादेश घोषित करता है तो वो एक तरह से लॉ बन जाता है, कानून के समतुल्य होता है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए। सेकंड देखते हैं, संसद के दोबारा बैठने पर बैठक की तारीख से 3 सप्ताह के बाद अध्यादेश निष्क्रिय हो जाता है। देखिए ये थोड़ा सा गलत है। क्या गलत है बताते हैं। तो थोड़ा मतलब गलत ही हो गया, थोड़ा क्या होता है। अब देखिए, अध्यादेश की शक्ति, पहले तो ये स्टेटमेंट पूछता है सही कि राष्ट्रपति जब अध्यादेश लाता है तो वो एज ए कानून वर्क करता है। सेकंड, ये कानून कब तक रहता है? 6 महीने तक रहता है, अगर कोई संसद उस समय एक्टिव नहीं है। ठीक है, आपको पता है कई बार जैसे कोरोना हो गया, संसद नहीं बैठ रही थी, ठीक है हमारी, तो वो 6 महीने तक मैक्सिमम रहेगा। 6 महीने बाद वापस उसको एक्सटेंड कर दिया जाता है आगे 6 महीने के लिए। ठीक, लेकिन अगर संसद बैठ गई, संसद के दोबारा बैठने पर, जैसे यहाँ पर लिखा है संसद के दोबारा बैठने, संसद मान लीजिए पार्लियामेंट बैठ गई है, तो जो अध्यादेश लागू किया गया था उस पर चर्चा होगी और उसको 6 सप्ताह के अंदर, कब? 6 सप्ताह के अंदर उसको संसद में पारित करना होगा, और अगर पारित नहीं हो पाता तो वो फिर अध्यादेश निष्क्रिय हो जाता है, नल एंड वाइड हो जाता है। ठीक है, तो ये 3 सप्ताह लिखा है, ये गलत है। 6 महीने और 6 सप्ताह याद रखिए। 6 महीने कब? जब संसद बैठी ही नहीं है, तो 6 महीने तक लागू रहेगा। मान लीजिए बीच में संसद बैठ जाती है तो उनको 6 सप्ताह के अंदर वो पारित करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका, यानी कि केवल ए सही है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी यानी केवल ए सही है, ये सही हो जाएगा। ठीक है, और ये आर्टिकल 1 2 3 याद रखिएगा, अध्यादेश यहाँ से मिलता है, राष्ट्रपति को पावर मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद का अर्थ यह है कि भारतीय नागरिक अथवा दूसरे किसी भी व्यक्ति के साथ भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न तरीके से बर्ताव किया जाएगा? देखिए बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है और आपको इसका आंसर सुन के बहुत ज्यादा मजा आने वाली है। देखिए जैसा कि आपको पता है, इस क्वेश्चन का थोड़ा सा मतलब समझ लीजिए, जनरली से एक थोड़ा सा समझा देते हैं। इसका मतलब ये बोल रहा है, क्या ऐसा भी हो सकता है कि भिन्न भिन्न परिस्थितियों में 2 लोगों के साथ भिन्न भिन्न बर्ताव किया जाए? तो देखिए भारत में तो आपको अधिकार प्राप्त है राइट टू इक्वलिटी, कल ही हमने बताया था आपको, समानता का अधिकार कहां से कहां तक आता है? 14 से लेकर 18 आर्टिकल तक आता है। ठीक है, 14 से लेकर 18 तक आता है राइट टू इक्वलिटी, तो आपको समानता का अधिकार प्राप्त है। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि भिन्न भिन्न तरीकों में आपको भिन्न भिन्न समय पर परिस्थितियों में आपके साथ अलग अलग व्यवहार किया जाए। ठीक, ऐसा ऑफिशियल नहीं हो सकता। हालांकि होता है, घर पे तो होता है भाई। अगर आपकी नौकरी नहीं लगी है, पूरे रिश्तेदार आपको गाली देंगे, मतलब टोना सुनाएंगे, टोना। ठीक है, और अगर आपकी जॉब लग गई तो भाई आपके रुतबे, भाई राजा बन गए आप, तो आप घर के, तो वो चीज अलग। ऑफिशियल की बात हो रही है, आप तक कोई भेदभाव नहीं कर सकता ऑफिशियली, ये हमारा राइट टू इक्वलिटी कहता है। लेकिन अब आपको बताते हैं इसमें कंट्रोवर्सी क्या है। कंट्रोवर्सी ये है, अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समानता मिलेगी। मतलब ये है कि मान लीजिए 2 लोग हैं, एक है विदेश से आया, एक मान लीजिए एक यूएसए से कोई बंदा आया है, भारत आया है, ठीक, और एक आप हो भारत के। तो जब कोई बंदा भारत आया है और आप हो, दोनों को विधि के समक्ष समानता मिलेगी, समता मिलेगी। अगर आपके साथ, दोनों के साथ कोई मान लीजिए सेम क्राइम दोनों के साथ होता है, दोनों लोग कोर्ट पहुंचेंगे भारत की, तो दोनों के साथ सेम व्यवहार किया जाएगा, यानी दोनों को बराबर से समानता मिलेगी। ये अनुच्छेद हमारा 14 कहता है। ठीक है, लेकिन अनुच्छेद 18 क्या कहता है? देखिए अनुच्छेद 18 ये कहता है कि जो बाहर से बंदा आया है, यहां पर कोई बिजनेस ही कर रहा होगा, लेकिन इसको छूट है कि इसको बाहर से कोई भी टाइटल, उपाधि ले सकता है। बस यहाँ के राष्ट्रपति को ये इन्फॉर्म कर देगा कि भाई हमको यूएसए के राष्ट्रपति ये अवार्ड देने जा रहे हैं, या यूके के राष्ट्रपति हमको अवार्ड देने जा रहे हैं ये काम के लिए, तो वो उनका अवार्ड, उपाधि ले सकता है, उनकी उपाधि ले सकता है। लेकिन भारत का नागरिक बाहर की उपाधि नहीं ले सकता, पूरी तरह से नहीं ले, उपाधि नहीं ले सकता। देखिए अवार्ड प्राइज की बात नहीं हो रही, उपाधि की बात हो रही। टाइटल जो मिला करते थे ना पहले, उन टाइटल्स को कोई भी हम भारतीय
विदेशी टाइटल नहीं ले सकते, विदेशी उपाधि नहीं ले सकते हैं। तो देखिए, जब समता की बात आई तो हमने दे दी, लेकिन वही उपाधि की बात आई तो हमारे साथ भेदभाव हो गया। तो यानी अपने ही आर्टिकल के अंदर हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। तो यही बोला जा रहा है संविधान के किस अनुच्छेद का अर्थ यह है कि भारतीय नागरिक अथवा किसी भी व्यक्ति के साथ भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न तरीके से बर्ताव किया जाएगा। किस अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद 18 में आता है, उपाधियों का अंत में आता है। यानी कि भारत वाले लोग उपाधि नहीं ले सकते, उनका उपाधियों का अंत हो चुका है। लेकिन जो फॉरेनर है उनको उपाधि मिल जाएगी, बस उनको क्या करना होगा? भारत के राष्ट्रपति को नोटिस देना होगा या बताना होगा। ठीक है, तो ये था इसका एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नहीं आता एक बार फिर से देखिएगा, दोनों आर्टिकल को हमने बड़े डीप में समझा है। बाकी आर्टिकल को हम अच्छे समझाएंगे, फंडामेंटल राइट्स का वीडियो हम बहुत जल्दी लाने वाले हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा संरचनात्मक बेरोजगारी के लिए सबसे कम कारण माना जाता है? और इस क्वेश्चन को अगर आप ऑप्शन पढ़िए, आबादी, प्रौद्योगिकी, देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते नौकरियों को स्थानांतरित करने के लिए प्रेरित करते हैं, उस क्षेत्र का अप्रासंगिक ज्ञान जिसमें रोजगार के अवसर कम है। आप इस क्वेश्चन को हर हालत में गलत कर देने वाले हैं। क्यों? क्योंकि देखिए क्या होता है, संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होती है, पहले इसको समझिए। जब बहुत लंबे समय से, मान लीजिए 5 साल 7 साल से एक ही वजह से बेरोजगारी बढ़ती जा रही, किसी एक वजह से बेरोजगारी बढ़ती जा रही, तो वहां पर आप बहुत सारे रीजन देने लगते हैं कि टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, ऑटोमेशन हो गया तो लेबर कम जरूरत पड़ेगी, भाई कोई चीज मशीन से बनने लगी तो वहां पर मैन की कम जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये सब बोलने लगेंगे, मुक्त व्यापार के समझौते हो गए हैं, ट्रेड एग्रीमेंट्स हो गए हैं, तो इस वजह से कुछ फर्क पड़ गया है। और अप्रासंगिक ज्ञान मतलब कुछ भी नया कुछ आ गया है, इस वजह से आप ये सब चीज ध्यान दे लेते हैं। और कभी आप क्या करते हैं, ऑफिशियल कभी आप आबादी को दोष नहीं देते हैं। यानी सबसे कम कारण, अनऑफिशियल तो आप बोलते हैं, आप अगर चर्चा होती तो कभी भी चर्चा में बोल देते हैं कि भाई भारत की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इस वजह से यहाँ बेरोजगारी है। लेकिन ऑफिशियल इसको नहीं मानते हम कि ये बेरोजगारी का कारण है। अगर इसको हम मानने लगे ना तो शायद बेरोजगारी कम हो जाए। सही बात तो ये है, आबादी बहुत बड़ा कारण है, लेकिन हम इसको नहीं मानते बेरोजगारी के कारण। अभी इसी के चलते देखिए, यूपी में आपको पता होगा 2 बच्चों का 2 चाइल्ड पॉलिसी का कानून आया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी में लागू किया गया, हो सकता है करंट अफेयर में आपके पास आ भी जाए। इंटरनेशनल पॉपुलेशन डे वाले दिन ये घोषित किया गया था 1 जुलाई को कि अब यूपी के अंदर आप सिर्फ 2 बच्चे पैदा कर सकते हैं। 2 बच्चे से ज्यादा अगर आप पैदा करते हैं तो आपको 74 से 75 तरीके की लिस्ट बनाई गई, उतने लाभ आपको नहीं मिलेंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो आपसे रिलेटेड है वो ये है कि अगर आपकी शादी हो गई है, आपके 2 से ज्यादा बच्चे हैं और आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो बंद कर दीजिए, क्योंकि आपकी सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी अगर आपके 2 से ज्यादा बच्चे हैं। और जो लोग सरकारी नौकरी ऑलरेडी कर रहे हैं उनको प्रमोशन नहीं मिलेगा सरकारी नौकरी में। तो इस वजह से अब आप देखिए, तैयार रहिए, 2 बच्चों से ज्यादा मत करिए। आबादी बहुत बड़ा कारण है, जिसको अभी तक हम कारण नहीं मानते थे, लेकिन ये बहुत बड़ा कारण है हमारी बेरोजगारी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अरे काफी आगे निकल गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक सेकेंड, हाँ, प्रथम राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ? देखिए क्वेश्चन 49 यानी कि 9 क्वेश्चन हमने लगाए, लेकिन 20 मिनट का करीब समय हो रहा है। एक्सप्लेनेशन आप हम जितना दे रहे हैं आप कमेंट बताइए, एक्सप्लेनेशन इतना ही रखें, क्योंकि देखिए क्वेश्चन कम हो पा रहे हैं, लेकिन हम एक क्वेश्चन के अंदर आपको 5-7 जितने क्वेश्चन हो सकते हैं कराने की कोशिश कर रहे हैं, और सारे ऑप्शंस को बिल्कुल एग्जैक्टली एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप बताइए कमेंट में, हम एक्सप्लेनेशन इतना ही रखें या कम करें। देखिए अगर आप जब तक नहीं बताएंगे हम इतना ही रखेंगे, वीडियो भले ही लेंदी हो जाए, हम तरीका कम नहीं करेंगे जो हमारी मेथड है पढ़ाने का, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होने वाली है, ये हमको पता है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। कमेंट करिएगा हमको एक्सप्लेनेशन कम करना चाहिए या ऐसे ही रखना चाहिए। ठीक है, जिसका ज्यादा वोट होगा हम वो करेंगे। चलिए ठीक है, आपको ऑप्शन दे दिया हमने। प्रथम राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ? तो देखिए क्या हुआ, 13 अप्रैल 1952 को सबसे पहले हमारा बनाया गया था राज्यसभा। उस समय राज्यसभा इसका नाम नहीं, उस समय बोलते थे हम इसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ स्टेट भी बोला जाता था। क्या बोलते थे? काउंसिल ऑफ स्टेट। और 1954 में इसका ऑफिशियल नाम हमने रख दिया। कब? 1954 में इसका ऑफिशियल नाम हमने राज्यसभा रख दिया। तो गठन की बात की जा रही, कब बना? तो भाई बनने में हम कब लगाएंगे? 1952 ही लगाएंगे। तो प्रथम राज्यसभा गठन 1952 में हुआ भारत में। हालांकि जब पूछ ले राज्यसभा नाम कब रखा गया, पहले क्या था? काउंसिल ऑफ स्टेट था। राज्यसभा नाम कब रखा गया? नाम कब काउंसिल ऑफ स्टेट से राज्यसभा बोला गया? तो हम बोलेंगे 1954। ये भी क्वेश्चन हो सकता है आ जाए, तो ये भी याद रखिएगा। अच्छा, कमेंट में ये बताइए, चलिए इसका आंसर हम नहीं देने वाले,
पहले राज्यसभा के सभापति कौन थे? शॉर्टकट इसके लिए इजी कर देते हैं, आपको और इजी कर देते हैं। भाई राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट होता है। तो पहले हमारे वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? कमेंट में आंसर जरूर करिएगा। देखिए अगर आप सीरियस हैं और इतनी देर तक आपने वीडियो देख लिया है तो कमेंट जरूर करिएगा, आंसर जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहली बार विधायिका में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई किस अधिनियम के तहत? देखिए निर्देशक सिद्धांत का कोई लेना देना नहीं है। संविधान सभा जब बनी थी तो बहुत लेट हो गया। संविधान सभा तो हमारी बन रही है आजादी के पास के करीब, ठीक है, 1947 के बाद, तब भी कोई मतलब नहीं है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आया था 1935 में, इसमें भी नहीं हुआ था। देखिए आपको क्लियरली बताते हैं 1919, जिसको आप मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। मॉन्टेग्यू कौन थे उस समय? भारत के सचिव थे। चेम्सफोर्ड कौन थे उस समय? भारत के वाइसराय थे। याद कर लीजिएगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कई लोग भूल जाते हैं। मॉन्टेग्यू कौन थे, चेम्सफोर्ड कौन थे? मॉन्टेग्यू थे भारत सचिव, चेम्सफोर्ड थे भारत के वाइसराय। 1919 में जब आया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, जिसको दूसरे नाम भारत सरकार अधिनियम 1919 के नाम से जाना जाता है, उसमें पहली बार विधायिका को द्विसदनीय यानी पहली बार जिक्र किया गया था। जो हमारा लेजिस्लेशन है उसमें लोकसभा और राज्यसभा जैसी चीज होगी। हालांकि वो इस समय नाम नहीं रखे गए थे, ये लोकसभा राज्यसभा, नाम तो दूसरे थे, बट पहली बार इस तरह की चीज बनाई गई थी राज्यसभा और लोकसभा जैसी। दूसरा यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो ये है, ये तो हमने किया कहाँ? सेंटर में यानी कि केंद्र में किया। दूसरी चीज ये है, यही 1919 से इंपॉर्टेंट आता है, वो ये है कि पहली बार राज्यों में यानी कि प्रांतों में द्वैत शासन, मतलब कि पहली बार जो पावरों का बंटवारा था वो किया गया था। ठीक है, डायरकी जिसको बोला जाता है, डायरकी। ठीक है, द्विसदनीय व्यवस्था अलग चीज है, डायरकी अलग चीज है, द्वैत शासन। इसमें क्या किया गया था कि राज्यों को, अब हमने क्या कर दिया था, कुछ राज्यों को कुछ चीजों में कानून बनाने के लिए कुछ विषय दे दिए थे, कुछ विषय पर। यानी कि अगर बात की जाए तो यहीं पर आप एक नया क्वेश्चन डेवलप कर सकते हैं, वो ये कि 1919 में पहली बार डिस्कस हुआ था, जो आप आज पढ़ रहे हैं शेड्यूल 7 के अंदर, यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो पहली बार कब डिस्कस हुआ था? इसी 1919 में होता। राज्यों को हमने कुछ पावर दे दी थी कानून बनाने की और कुछ नहीं दी थी, कुछ ट्रांसफरेबल रखी थी और कुछ में दे दी थी। यानी कि द्वैत शासन लागू कर दिया था, डायरकी लागू कर दी थी, राज्यों में, प्रांतों में लागू की थी। देखिए ठीक है, तो वो यही चीज है जो आप शेड्यूल 7 में आज पढ़ रहे हैं, उसका उद्गम भी कहां से होता है? 1919 से होता है। देखिए 10 क्वेश्चन ही आज हम लोग ने किए हैं, हालांकि 20 करना था हमारा टारगेट था, लेकिन जो आज हमने एक्सप्लेनेशन किया थोड़ा ज्यादा था, लेंदी था, वीडियो भी 20 मिनट से ज्यादा हो रखा है। तो दोनों चीज का बैलेंस बनाना है। आप लोग ज्यादा लंबे वीडियो देखते नहीं है, देखना चाहते हैं, आप चाहते नहीं हम पूरे 20 क्वेश्चन कराएं, वीडियो चाहे 30 मिनट 35 मिनट का हो जाए, तो कमेंट में जरूर बताइए, हम जरूर बनाएंगे, जिससे जितना जल्दी हो सके वीडियो सारे प्रीवियस क्वेश्चन खत्म हो जाएं और आप ज्यादा तैयारी कर जाएं। ठीक है, तो आज यहीं पर समाप्त करते हैं। बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लग रहा है, क्वेश्चन की क्वालिटी कैसी लग रही है। देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चन की क्वालिटी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब आप ये बताइए हमारा एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लग रहा है। और दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज, आप क्या अदर सब्जेक्ट जैसे हिंदी, मूल विधि, इन सब के आप अलग लेक्चर चाहते हैं? कमेंट में बताइए, आपका इंतजार रहेगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, हमारा मोटिवेशन बढ़े और हम आपके लिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो ला सकें। अभी एक दिन में एक वीडियो आता है, आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए। हम एक दिन में 2, 3 जितना हो सकेगा हम आपके लिए वीडियो लाएंगे। तो आज यहीं पर समाप्त करते हैं आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। जय हिंद।